बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आधी बात मैंने आपकी मानी, आधी नहीं मानूंगा। फायद साहब आज तक 3 घंटे से पहले कभी चुप ही नहीं हुए और हमारे लिए 3 मिनट का 4 मिनट की शर्तें लगाएंगे, तो ये जुल्म तो कबूल नहीं किया जा सकता। खातिन हज़रात, दुनिया में रंग बड़े अच्छे होते हैं, मर्दों के हों औरतों के हों। तितलियाँ बड़ी अच्छी होती हैं, यादें भी बहुत अच्छी होती हैं, और अगर अच्छी यादें हों तो ज़िंदगी बहुत खूबसूरत हो जाती है। और अगर आपके पास अच्छे दोस्त हों तो आपको यादें जमा करने और सुनाने और शेयर करने का मौका भी दिया जाता है। मुझे इसलिए अच्छा लगता है कि जन्नत में जब हम होंगे और इंशाल्लाह वहाँ वेले तो होंगे नहीं, बहुत सारी यादें शेयर किया करेंगे, अपनी पुरानी बातें, पुराने कारनामे, पुराने जो ज़िंदगी में होंगी। सो यहाँ प्रैक्टिस करते रहना चाहिए और दोस्त भी वो बनाने चाहिए जो वहाँ भी साथ हों, वरना बहुत मुश्किल हो जाएगी। दोस्त कहीं और हों, आप कहीं और हों। मैं सोच रहा था कि फायद साहब के साथ जो मेरी यादें जुड़ी हुई हैं, एक तो बहुत अच्छी हैं, एक काफ़ी ख़राब है, और एक थोड़ी वो है जो मुझे अब याद दिलाएंगे तो मैं आपको शेयर करूँगा। फायद साहब जब आए अमेरिका से तो उस वक्त अच्छे खासे गुड लुकिंग थे, खूबसूरत थे, क्लीन शेव थे, अच्छे लगते थे, अमेरिकी रंग चढ़ा हुआ था, और इस तरह के गहरे रंग के अब जैसे अब हैं तब नहीं थे। हमने इन्हें बहुत मना किया था कि दाढ़ी ना रखे, पर नहीं माने। तब ये पहले पाकिस्तानी थे जो अंग्रेजी में बोलते थे और बहुत उम्दा बोलते थे। इनको देख के, इनको सुनना अच्छा लगता था। लहजा तो, टोन तो पंजाबी थी, लेकिन दैट वाज सो फ्लुएंट कि आप सुनना आपको अच्छा लगता था, बात समझ आती थी। और जो डॉन पढ़ने वाले या सुनने वाले, उनको ख़ास तौर पे ये बहुत मुख्तलिफ लगती थी। उस ज़माने में हम जाविया कराते थे इशफाक साहब का, तो फिर हमने इनसे रिक्वेस्ट की, इन्हें काबू किया, और 1.5 साल तक इनके साथ फिर हम ट्रेनिंग्स कराते रहे। यूथ की तब मैं फूल का एडिटर था, कभी पीसी में, तब नया नया मार्को पोलो बना था। उनका पाकिस्तान में पहली दफ़ा हाईटी इंट्रोड्यूस हुई थी। पहली दफ़ा हमने वहाँ इनके लिए बोर्ड रूम्स बुक किए और इनकी बातें सुनी। जिनके करीब हों दो सूरतें होती हैं, या तो आप दूर हो जाते हैं या करीब हो जाते हैं, और लकीली इनके साथ ये हुआ कि हम इनके करीब हो गए। फायद साहब के दोस्त बहुत थोड़े हैं गिनती के, मुझे लगता है कि गिनने पड़े तो ये उंगलियां पूरी नहीं होंगी, चूँकि ये दोस्त बनाते नहीं हैं, आमतौर पे हंसते भी नहीं हैं, हमेशा ज़्यादा सीरियस रहते हैं। हंसते भी हैं तो कहका मार के उसके बाद एकदम स्पॉट चेहरा होता है। हम भी तब डरते थे कि यार अच्छा भी बंदा लग रहा है, तो इनसे इंटरेक्शन कैसे बेहतर हो। सवाल जवाब होते, ट्रेनिंग्स होती, बोलते। फिर एक दफ़ा जब अमेरिका गया तो वापसी पे मेरे लिए एक जीन्स की पैंट लेके आए। मैंने घर जाके बहुत खुशी खुशी अपनी बीवी को बताया कि फायद सियाल ने अमेरिका से वापसी पे पैंट ख़रीदी है, वो भी मेरे लिए। अब मैंने पहनने की कोशिश की तो मेरी थाइस तक आई, वो उनके साइज़ की थी, तब वो साइज़ 32 पहनते थे, 0 साइज़ के थे। और मैंने गुज़श्ता 22 साल से कोशिश की, मुझे पूरी आ जाए, नहीं आ सकी। मैंने अपने बच्चों के लिए रख ली है। लेकिन वो जो उनका जेस्चर था, उस पैंट की वजह से उनके बारे में एक थोड़ा आया कि नहीं, इंसानों की तरह मोहब्बत करना भी इनको आता है। इनकी अंग्रेज़ी सुन के मैं अपने एक दोस्त के पास गया, उनका नाम अरशद जावेद है, और उनसे कहा यार इतने सालों से मेरे घर में 5 अखबारें आती थी, चूँकि मैं नए वक्त में था तो अखबार दफ्तर से आती थी। एक अंग्रेज़ी की उसमें होती थी, नजब सेठी की अखबार आई तो हमने वो भी लगवा ली, पर अंग्रेज़ी कभी पढ़ी नहीं थी। देखने की चीज़ थी, तस्वीरें बड़ी बड़ी देख लेते थे। तो मैंने कहा अंग्रेज़ी में अब बोलने का मन करता है तो मुझे हिप्नोटाइज करें। उन्होंने कहा ठीक है। वो जो अपने कमरे में ले गए, कोच वो जो फिल्मी स्टारों वाला होता है वो वहाँ था, तो लेट के उन्होंने मुझे हिप्नोटाइज करने की कोशिश की। कहने लगे थके हुए। मैंने कहा हाँ ओके, तो अब तुम सो रहे हो। मैं कहा जी सो गया। कहने लगे बोलना नहीं है, उंगली से इशारा करो सो रहे हो। तो फिर कहा तुम पहले ज़रा कुछ सैर कराओ, ज़रा रिलैक्स हो जाओ। अब जहन में फायद सियाल हो और रिलैक्स होने का मूड आपका कैसे बने। उन्होंने फिर मुझे कायल किया कि रिलैक्स हो, किसी को साथ ले जाओ, मरी चले जाओ। तो मैं चला गया। जब आंख खुली तो उन्होंने कहा किसको लेके गए थे। मैंने कहा ला हौला वला कुव्वत। अगर आपको ये बताना है कि मैं किसको लेके गया था तो मैं फिर जो पंजाब यूनिवर्सिटी की जामा से उसके इमाम को साथ ले जाता, असलम सिद्दीकी साहब को। पर मैं जिसको लेके गया तुम्हें क्यों बताऊं। अगर आज अली अब्बास ने जोर दिया तो मैं बता दूंगा कि मैं किसको लेके गया था। उसकी नीली आंखें थी और नीले वो लेंस पहनती होती थी, और आपकी तरह, जब मैं नाम नहीं बता रहा। अच्छा तब उस पर किसी का दावा नहीं था, पर वो मैं इनकी वजह से उसको लेके गया। फायद साहब के साथ जो तीसरी याद जुड़ी हुई है
डॉक्टर इसरार साहब और फायद साहब दोनों में दो बातें कॉमन थी. डॉक्टर साहब भी बहुत एनर्जी वाले आदमी थे, एनर्जेटिक थे, बोलते थे तो हाई पिच पे, और फायद साहब भी हाई पिच पे बात करते थे. चूँकि जब अपनी बात में यकीन हो, तयक्कन हो, तो आप बहुत लाउड होते हैं. दूसरा, डॉक्टर साहब को हमने कभी मुस्कुराते नहीं देखा था, फायद साहब को भी कभी मुस्कुराते नहीं देखा था. बरसों बाद इन्होंने मुस्कुराना शुरू किया. फिर मैंने उस ज़माने में डॉक्टर इसरार साहब एक कॉलम लिखा, डॉक्टर इसरार को मुस्कुराते देखने की आरजू. उनके अब साहबजादे उसमें नए नए अमीर बने थे, तो उन्होंने वहाँ बुलाया, अवारी में उसकी तकरीब थी जैसे आज ये है. तो उसमें उनके साहबजादे को बोलने का एक लम्हे का मौका नहीं मिला, सारा वक्त डॉक्टर साहब ने लिया. और फिर उनके मावन का फ़ोन आया कि नहीं डॉक्टर साहब फ़लाँ सन के फ़लाँ महीने में छठे दिन मुस्कुराए थे, या आप गलत कह रहे हैं कि वो मुस्कुराते नहीं हैं. फिर उन्होंने 3 मिसालें दी. पर फायद साहब के साथ ऐसा नहीं है, इनकी मिसालें थोड़ी सी ज़्यादा हैं. लेकिन हमेशा से ये अपने आप को आइसोलेट करके रहते रहे. इन्होंने शायद कहीं पढ़ा था कि बादशाह जो हैं वो ज़रा आइसोलेटेड होते हैं. ये जो ट्रेनर्स हैं ये भी अपने अंदर बादशाही होते हैं. इन्होंने अरबी की कहीं कहावत पढ़ी हुई है, अल्लाह जाने मानते हैं कि नहीं मानते. हर बादशाह को भी 3 चिराग जलाने चाहिए. कुछ बादशाह ज़्यादा जला देते हैं, बाद में उनको मारना पड़ता है. लेकिन जो 3 चिराग हैं अगर ट्रेनर भी जलाए तो बड़ी तकलीफ होती है. यानी 3 ट्रेनर अपने जैसे बनाए तो हर ट्रेनर बाद में बनने के बाद मुनकर हो जाता, मानता नहीं है कि मैं किससे बना था. वो अपना ही नाम और अपना ही काम लेके आगे चलता. जब भूल जाता है फिर वापस आता है कि जी वो वहाँ से मैं भूला हूँ. इन 30 सालों में फायद साहब ने बहुत सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा, और लाहौर छोड़ के यहाँ आ गए तब भी लोग इनके साथ जुड़ते रहे और लोग इनसे इंस्पिरेशन लेते रहे. ज़िंदगी में अगर आपके पास कुछ दम है, लाइक जैसे एक बड़े मशहूर फ़लसफ़ी थे इब्न तुफ़ैल, वो कहा करते थे कि मैंने ज़िंदगी में सीखा कि अगर तुमने खुश रहना है और कामयाब होना है तो फिर ये जान लो कि जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारा नहीं है. लाइक दरिया कभी अपना पानी खुद नहीं पीते और दरख्त अपना फल खुद नहीं खाते. ऐसे ही अगर आपके पास रब ने दानिश दी है, अकल और फहम दिया है, तो उसे दूसरों को दान करना चाहिए, दूसरों को देना चाहिए. एक ज़माना था जब जो होते थे राजे महाराजे, तो वो इस चीज़ को मान के ऐसे सारे लोगों को गोद ले लेते थे और उनके सारे अखराजात बर्दाश्त करते थे. तो नतीजे में अकल और दानिश और विजडम उस हद के सारे लोग फ्री बांटते थे. हमारे हद तक आते आते लोगों के दिल छोटे हो गए और वो उस तरह के राजवाड़े भी नहीं रहे, खानवादे भी नहीं रहे. तो नतीजतन ये एक बिल्कुल नया एक यूँ समझे इंस्टीट्यूशन इमर्ज हुआ जिसने अपने विजडम को लोगों से और तरह से कनेक्ट किया. फायद साहब को अल्लाह ज़िंदगी दे. मुझे लगता है कि जन्नत में किसी जगह ऐसी तकरीब होगी तो लिखा होगा फायद साल की दुनिया में 80 साल. अली अब्बास के तुम 100 साल तो ले जाओगे, हमारे को 75 होंगे. मुख्तलिफ लोगों के अपनी अपनी उम्रों के एतबार से. और वहाँ भी ये खुशकिस्मत होंगे कि कुछ लोग इनके बारे में वहाँ बड़ी मोहब्बत से जिक्र कर रहे होंगे. मैं बहुत डरता हूँ दोस्त बनाने से. बुरे दोस्त हों तो आप उन जैसे बन जाते हैं, वरना आपको शर्मिंदगी बहुत होती है. जो वो कर रहे होते हैं वो आप नहीं कर पाते और आपको अंदर से ख़ास तरह की डिप्रेशन होने लगती है. इसीलिए हमेशा दोस्तों की चॉइस बहुत अच्छा करना चाहिए. उनकी वजह से आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाती है, आपकी ज़िंदगी बहुत बेहतर होती है और ख़ुद आपकी सोच में भी वुसअत आती है. फायद साहब की उम्र बढ़ती रहेगी. आपको अब तो वज़न भी माशाल्लाह बढ़ा है, टोपी भी इजाफा हुआ है. फायद साहब एक ज़माने में इंडिया का एक शहर है गुजरात, वहाँ के बादशाह था राणा यादव. तो उसके पास 19-20 लोग आए, एक उनका सरदार था. ये सारे भाई थे जो ईरान से निकाले गए थे. तो वो अंदर आए, वहाँ भी शायद वरीटा लिखा हुआ होगा और उन्होंने आके हाथ बांध के कहा कि हम यहाँ रहना चाहते हैं. तो बादशाह ने अपने वज़ीर को इशारा किया. वज़ीर गया, जाके उसने अंदर से दूध का प्याला भरा हुआ लेके आया. तो बादशाह ने आके उसको, जो उनका आगे था पुरोहित, उसको दे दिया. अब इट वॉज वेरी क्लियर मैसेज कि जो हमारा गुजरात है ये लोगों से भरा हुआ है और ऐसा भरा हुआ जैसे ये प्याला लबालब भरा हुआ पानी से, दूध से, तो तुम्हारी कोई गुंजाइश नहीं है
تو اس نے اپنے سیکنڈ ان کمانڈ سے کہا, اس نے اپنے تھیلے میں ہاتھ ڈالا, وہاں سے شکر نکال کر اس دودھ میں مکس کی اور رانا یادو کو واپس کر دی. جب فائز صاحب امریکہ سے واپس آئے تو ان کے پاس بھی ان کا تھیلا بھرا ہوا تھا شکر سے. شہر کے دودھ میں کوئی اضافہ نہیں ہوا, دیٹ واز سیم, بٹ اس کی مٹھاس بڑھ گئی. ہم نے پہلی دفعہ دیکھا اس جگہ جہاں پہ ضیاء محی الدین کے شوز ہوتے ہیں اور بیٹھنے کو جگہ نہیں ہوتی, علی انسٹیٹیوٹ, وہاں فائز صاحب اکیلے شیر کی طرح اسٹیج پہ دھاڑ رہے ہوتے تھے اور سامنے 300-400 نوجوان صرف ان کو سننے بیٹھے ہوتے تھے. یہ لاہور میں پہلے نہیں ہوتا تھا. اٹ واز دا, یہ پوری ٹریڈیشن ہی نئی تھی جو ان کی وجہ سے ہوئی. اور ابھی آپ کہہ رہے تھے فائز صاحب شرمیلے ہیں, یہ 300 سے کم تو بات بھی نہیں کرتے. جب لوگ بھرتے تھے اور وہ سارے والنٹیئر ہوتے تھے, اور پہلی دفعہ لاہور میں ٹکٹ سیل ہوتے تھے, 300 روپے کی ہوتی تھی ٹکٹ اس کی. اینڈ اٹ واز امیزڈ کہ اس زمانے میں ہائی ٹی جو تھی اس کی پی سی کی وہ 150 کی ہوتی تھی, تو تب بھی کوالٹی جو تھی پرائس کوالٹی کی ہوتی ہے, کہنے والا کیا کہتا ہے. اب ہم بڑی شوق سے پڑھتے تھے. ان کے میں 2 چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان میں پہلے کبھی نہیں تھیں. ان کی جو کتاب آئی تھی, پہلی کتاب جو اردو میں بھی آئی, انگریزی میں بھی آئی, فیروز سرز نے چھاپی, جتنی وہ محبوب اب بھی لوگوں کو بہت عزیز ہے. کیا نام تھا بھلا؟ روڈ ٹو سکسیس. نہیں, اردو میں. اس سے پہلے کوئی ٹرینڈ نہیں تھا کیسٹس بنانے کا, اور فائز صاحب کی جو کیسٹس تھیں لوگ گاڑیوں میں سنتے تھے. ابھی تو شاید کم ہو گئی ہیں, لیکن وہ دیٹ واز دا نیو ٹرینڈ جس نے بہت سارے لوگوں سے بہت ساری دعائیں ان کو دلوائیں اور ان کی زندگی میں خیر پڑی. فائز صاحب جہاں جہاں رہے ہیں وہاں پھول ہمیشہ رہے ہیں. یہ چاہے وہ جو پہلا ان کا آفس تھا 100 والا, وہاں جو جوہر ٹاؤن میں بیچ میں آئے وہاں, اور یہاں بھی. سو ان کی زندگی میں تازگی رہتی ہے. آئی ڈونٹ نو ان کے تھاٹس میں کتنی تازگی آتی ہے, چونکہ جو وہ کہتے ہیں ان کی کنٹینیوٹی اب تک برقرار ہے, اپنی چیزوں سے جڑے ہوئے ہیں, اپنے تھاٹ سے جڑے ہوئے ہیں. ویلیوز کا لفظ پہلی دفعہ ہم نے ان سے سیکھا اور سنا کہ زندگی میں ویلیوز کو لیو بھی کیا جا سکتا ہے. سو بہت ساری مٹھاس جو انہوں نے ہماری زندگی میں بھری. فائز صاحب بہت شکریہ, آپ ایسے ہی زندہ رہیے, سلامت رہیے, بس بوڑھے نہ ہوئیے گا. بوڑھے ہو کے انسان بہت سیریس ہو جاتے ہیں اور زندگی کو دینا بند کر دیتے ہیں. جب تک زندگی میں جوانی رہتی ہے, اب اس نوجوان کی طرح آگے سے آگے یہ آپ کا سفر جاری رہے, اور پھر مہمان آپ کے آتے رہیں اور آپ کو تحسین بھی پیش کرتے رہیں, کیونکہ یہ جتنی بڑی کنٹریبیوشن فائز سیال کی لوگوں کی خاص طور پہ انٹیلیجنسیا کے لیے ہے, وہ اس سے پہلے کسی اور نے نہیں کی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.